जय हिंद। आज हम बात करते हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ क्लास 10 का ज्योग्राफी जो है, हमने इससे पहले जो है मैथ क्लास ले रहे थे, मैथ के बाद 9 का ले रहे थे, 10 का क्लास, 12 का क्लास चल रहे थे। हम वो पहले भी बोले चुके, इस चैनल पर जो है जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर टोटल 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का सभी विषय का चलेगा। अभी हम शुरुआत किए थे, शुरुआती दौर से हम लोग मैथ और बायो चल रहे थे, 12 क्लास का बायो भी चल रहे थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी। क्लास 10 का ज्योग्राफी देखेंगे संसाधन एवं उसका उपयोग। तो पहला जो चैप्टर होता है संसाधन और उसका उपयोग है ज्योग्राफी। आइए इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या है। इस बात ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये चैप्टर संसाधन है, संसाधन एवं उसका उपयोग। इसी के बारे में हम पहला चैप्टर में संसाधन का सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे, संसाधन का बारे में समझेंगे, संसाधन का महत्व समझेंगे, संसाधन का प्रकार समझेंगे। आप लोग जो चैनल पर नहीं है एक बार जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टारगेट ऑनलाइन सेंटर। यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब जब हम यहाँ से वीडियो आती करें अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुँच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर, जो भी 10-27 देने वाले हैं वो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज हम ज्योग्राफी का बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में देख लीजिएगा यहाँ पर चैप्टर शुरुआत स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार जरूर यहाँ पर अब चलते हैं, हम यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर बात क्या कहता है सोच समझ लेना। बात यहाँ पर हम सबसे पहले भूगोल के पिता की बात करते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें भूगोल के पिता कौन है वो चीज़ समझेंगे। तो भूगोल का जो पिता है हिकेटियस है। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। ध्यान रखिएगा, हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि भूगोल का जो शब्द है, ज्योग्राफी का जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले, ज्योग्राफी का जो शब्द होता है, ज्योग्राफी का जो शब्द होता है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इराटोस्थानीज ने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले क्या किया था? प्रयोग किया था। तो यहाँ से इस बात को ध्यान देना कि भूगोल का जनक कौन है और भूगोल जो शब्द होता है इंग्लिश में ज्योग्राफी जो बोलते हैं, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? यूनानी विद्वान जो पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं होती बल्कि पृथ्वी कैसी होती है? गोल होती है। ये किसने बताया था? तो पाइथागोरस यूनान के वैज्ञानिक है, यूनान के विद्वान है। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी हमारी चपटी नहीं है, वो पृथ्वी क्या होती है? गोल होती है। तो ज्योग्राफी का शब्द का इराटोस्थानीज ने बताया था कि हमारा ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। भूगोल का जो जनक होता है, पिता का था, हिकेटियस को कहा जाता है। अब भूगोल के संपूर्ण देखो, भूगोल में होता क्या है? भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी हम इसमें लेते हैं। जितना भी पृथ्वी पर जितना भी घटना घटती है, चाहे बादल चमकना, गरजना, पानी बरसना, बादल बनना, मौसम परिवर्तन होना, पहाड़ पर्वत, मिट्टी, धूल, कण, वायुमंडल, तारा, ग्रह, जितना भी पृथ्वी पर होने वाली घटना है, संपूर्ण पृथ्वी की, जंगल हो, मिट्टी हो, जानवर हो, पंछी हो, सारे चीज़ की अगर जानकारी रखना है तो भूगोल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भूगोल में हम लोग को संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी लिया जाता है। भूगोल में हम किसकी? संपूर्ण पृथ्वी की जानकारी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ से भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आप लोग फेयर कॉपी बनाते चल जाएगा, कॉपी में जरूर नोट्स तैयार करते चल जाइएगा। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल जो शब्द ज्योग्राफी होता है उसका प्रयोग किसने किया था? पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं होती है बल्कि गोल होती है। फिर हम लोग भूगोल में किसके बारे में पढ़ेंगे? क्या कोई कलम के कॉपी किसके बारे में पढ़ेंगे? तो भूगोल जो है पूरे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी पर जितनी हो रही है घटना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं कि भूगोल क्या है। पहले हम भूगोल की परिभाषा को समझें। एक नॉर्मल परिभाषा होता है भू और गोल, माने भूमि गोल है, इति हम पृथ्वी गोल होती है, इसके बारे में हम लोग भू का करते हैं, धरती कहिएगा, गोल माने पृथ्वी क्या होती है? गोल होता है, यानी पृथ्वी गोल है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना होता है, भूगोल कहलाता है। लेकिन नहीं, और ये शब्द किसने दिया था? तो पाइथागोरस दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि ऐसा शास्त्र
ऐसा शास्त्र, ऐसी शाखा जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़ है, महादेश है, देश है, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन इत्यादि आदि का अध्ययन करते हैं। हम पहले भी बोल चुके हैं कि भूगोल में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? संपूर्ण पृथ्वी पर हो रही घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर हो रहे घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बादल चमकना, गरजना, बारिश बनना, बिजली चमकना, पहाड़ है, पर्वत है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, समुद्र है, वन है, जंगल है, पशु है, पंछी है, जितना भी घटना आप लोग पृथ्वी पर घट रही है सभी घटना का अध्ययन कहलाता है भूगोल। तो भूगोल एक ऐसी शाखा, एक ऐसी शास्त्र है, एक ऐसी शाखा, एक ऐसी शास्त्र है जिसके बारे में हम लोग ये घटना पढ़ेंगे, भूगोल कहलाता है। तो आपको पता चल गया, कोई पूछ दे भूगोल किसके बारे में पढ़ा जाता है? संपूर्ण पृथ्वी पर होने वाली घटना के बारे में पढ़ा जाता है। पृथ्वी गोल होती है, चपटी नहीं होती है, ऐसा किसने कहा था? पाइथागोरस बोले थे। भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। उसके बाद कहेगा कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे आप लोग फेयर कॉपी जरूर शुरुआत कर देगा, बिल्कुल शुरुआती दौर से हम चल रहे हैं। अब यहाँ से देखिएगा एक यहाँ पर अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले संसाधन की महत्व, लेकिन उससे पहले भी एक हम टॉपिक आप लोग को बताएंगे कि पहले संसाधन क्या होता है। पहले हम बात करेंगे संसाधन, पहले हम बात करेंगे संसाधन, उसके बाद हम संसाधन का महत्व समझेंगे। पहले हम बात करेंगे संसाधन, उसके बाद हम संसाधन का महत्व समझते क्या कि संसाधन का महत्व क्या होती है। ठीक है, तो चलते हम संसाधन के महत्व के बारे में समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं क्या कि संसाधन का महत्व क्या होती है। तो संसाधन का महत्व से पहले हम संसाधन के बारे में पढ़ते हैं। आज आप लोग ऐसा संसाधन के बारे में बताएंगे परिभाषा जो जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। संसाधन क्या होता है? 90% बच्चा सिर्फ याद कर लेते हैं, समझते कम है। संसाधन का मतलब होता है कि दुनिया में जो भी वस्तु है, दुनिया में जो भी वस्तु है उसका आप उपयोग कर लेते हैं, वही आपका संसाधन कहलाता है। दुनिया का हर एक वस्तु जिसका उपयोग, संसाधन की परिभाषा अगर बोलिएगा, संसाधन का शाब्दिक अर्थ यह होता है, या संसाधन का मतलब यह होता है, या संसाधन का अर्थ यह होता है कि दुनिया का हर एक वस्तु जिसका उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार मनुष्य करता है वही संसाधन कहलाता है। अभी देखिए हमारा जल की ज़रूरत है तो जल का उपयोग करेंगे, खाना की ज़रूरत है खाना उपयोग करेंगे, उसके बाद हवा की ज़रूरत है हवा का उपयोग करें, कोई और वस्तु का ज़रूरत है कोई और वस्तु का उपयोग करें, आज हमें इसका उपयोग करें, ये संसाधन है। ये भी दुनिया का एक वस्तु है, ये भी दुनिया का एक वस्तु है। दुनिया का कोई भी वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य कर रहा है सब संसाधन है। हाँ, हम जिसका करें हमारे लिए संसाधन है, आप जिसका करें आपके लिए संसाधन है। तो दुनिया का हर वस्तु जो है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो कि लिखते हैं संसाधन का अर्थ यह होता है कि दुनिया का हर एक वस्तु जिसका यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संसाधन कहते हैं। हालांकि ये बात लिखना भूल गए थे। ठीक है, संसाधन क्या होती है? तो संसाधन का अर्थ होता है कि दुनिया का हर एक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। अब रही बात है संसाधन का महत्व समझते हैं, क्या कि संसाधन का महत्व क्या होता है वो चीज़ समझते हैं। संसाधन आपको समझ में आएगा। संसाधन क्या होता है? दुनिया का हर एक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपने आवश्यकता अनुसार करता है वो संसाधन कहलाता है। संसाधन का महत्व क्या होता है? तो संसाधन का जो महत्व है, उपयोग में आने वाले प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाता है। भूमि है, मृदा है, जल है, खनिज है, भौतिक संसाधन, वनस्पति, वन, जीव, जितना जलीय, वही संसाधन की परिभाषा भी बोल दो या संसाधन के महत्व बोलो। हमने एक ही बात बताया कि संसाधन क्या होता है। संसाधन का अर्थ यह होता है कि दुनिया का हर एक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार करती है संसाधन कहलाता है।
सही है। अब चलते हैं हम संसाधन देख लिए। देखिए यहाँ पर मिट्टी है, यहाँ पर देखिएगा पत्थर है, जल है, यहाँ पर जीव, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, यहाँ पर सब अलग अलग है, सब आपको फिगर के माध्यम से दिया हुआ है। यही आपका क्या है, संसाधन है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, प्राकृतिक को एक बहुत बड़ा विद्वान थे, भूगोल शास्त्री थे, जिन्होंने एक शब्द दिया, ये ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना, BBI बना लेना कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन को बनाया जाता है, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। किसने कहा था, तो जिम्मरमैन कहा था। जिम्मरमैन कोई बहुत बड़ा भूगोल शास्त्री थे, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उन्होंने एक शब्द बोला था कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन को बनाया जाता है। संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन को बनाया जाता है। ऐसा किसने कहा था, तो जिम्मरमैन। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान रखना कि भूगोल का पिता कौन है, भूगोल ज्योग्राफी शब्द किसने खोज किया था, पृथ्वी गोल नहीं है ऐसा किसने कहा था। उसके बाद संसाधन की परिभाषा समझ में आ गया। फिर संसाधन को होते नहीं है, बनते हैं। अभी मार्कर है, ये मार्कर सिर्फ धरा हुआ है, तो ये सिर्फ साधन है लिखने का। इसको अगर हम उपयोग करेंगे संसाधन का। आपके पास मोबाइल है, वो धरा हुआ है, सिर्फ साधन है, उपयोग कर लिए संसाधन हुआ। साधन प्लस उपयोग, एक और अगर ध्यान रखोगे ना तो आप लगा सकते हो साधन और प्लस उसमें अगर उपयोग लगा दोगे, साधन और उपयोग लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, संसाधन। क्या बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, साधन और उपयोग संसाधन, साधन प्लस उपयोग इक्वल संसाधन। आप कोई भी चीज़ में लगा दीजिए। जब तक आप साइकिल आपके पास है, साइकिल रखा हुआ है, आप कोचिंग आते हैं, ट्यूशन आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उसका उपयोग करें। संसाधन क्या चीज़ का साधन है, तो आने जाने। साइकिल साधन आने जाने का, हमारे पास हीरो होंडा है, साधन है आने जाने का, उसका उपयोग कर लेंगे, संसाधन कहलाता है। तो संसाधन क्या है, और तो समझ में आ गया। अगर साधन उपयोग करने वाला वस्तु रखा हुआ होता है, जब उपयोग में आया जाता है संसाधन बन जाता है। इसीलिए जिम्मरमैन ने एक बात बोला था कि संसाधन होते नहीं है, उसे बनाया जाता है। संसाधन होते नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये मान लिया बुक है, ये 12th क्लास का बुक है, NCERT बुक है, तो ये साधन है पढ़ने का, ये साधन है। लेकिन हम इसका जब पढ़ने का उपयोग कर देंगे तब संसाधन कहलाता है। तो आपको दिमाग में खोपड़ी में बैठ गया होगा कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, तो साधन प्लस उपयोग संसाधन कहलाता है, या दुनिया का हर एक वस्तु जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार करती है, संसाधन कहलाता है। जिम्मरमैन एक व्यक्ति थे, भूगोल शास्त्री थे, उन्होंने बोले थे कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं, संसाधन बनाया जाता है। अब कोई भी चीज़ को, खाना से लेकर सुबह से लेकर शाम तक जिसका उपयोग कर लिए वही संसाधन है। शुरुआती में साधन होता है। तो इस बात को आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्या टॉपिक आता है। अगला अब ये संसाधन का देखिए वर्गीकरण देखते हैं। संसाधन का यहाँ पर हम वर्गीकरण समझते हैं कि संसाधन का आखिर वर्गीकरण क्या है, ठीक है। तो संसाधन का वर्गीकरण समझते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है संसाधन का बंटवारा, सबसे बड़ा वही होता है। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, संसाधन क्या है वो समझ में आ गया। आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक लिख के करते जाएगा। फिर संसाधन का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो संसाधन का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, आखिर होता क्या है। तो बाबू कहता है, देखो संसाधन जो होती है वो बहुत तरह से बांटा जाता है। संसाधन का जो बंटवारा होता है, संसाधन का जो बंटवारा होता है, संसाधन का जो बंटवारा होता है ना, उस संसाधन को बंटवारा को हम बहुत तरह से बांट सकते हैं। सबसे पहले संसाधन का बंटवारा होता है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन का बंटवारा उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैव, जैव और आजीवीय होता है, या अजैव। इसी को कहीं कहीं लिखा रहेगा अजैव लिखा रहेगा, ठीक है। जैव और अजैव, चाहे कहीं कहीं जैविक अजैविक लिखा रहेगा, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पन्न जो होता है, संसाधन जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग दो भागों में, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटे। फिर देखते हैं उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर हम आगे बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और इसके बाद देखिएगा, हमारा कहता है स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन को बांटा गया है, वो संसाधन को किसके आधार पर बांटा गया है, सामुदायिक होता है, व्यक्तिगत होता है, राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय होता है, ठीक है। इस प्रकार से
फिर आगे क्या कहता है, विकास के स्थिति के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित संसाधन। यानी संसाधन को हम लोग जो वर्गीकरण करेंगे वो संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में देखा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर। ये सबके आधार एक बेस होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए। क्या बात किस पर है? आप ही लोग को पढ़ाया जाता है तो करते हैं कि जाओ बैठो, तो कोई क्लास से होता है ना कि आप कौन सा स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th है, 12th है, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, साइंस है, आर्ट्स है, आपका क्या आधार है। उसी प्रकार संसाधन की जो बंटवारा हुआ उसका कहता है किसके आधार पर संसाधन को बांटें, तो उपयोगिता के उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकासशील के आधार पर। तो आइए हम सभी के प्रकार में, आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग कॉपी में लिखते जरूर जाइएगा, इससे ज़्यादा आप लोग एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा संसाधन का वर्गीकरण में हम समझेंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होता है, अजीवीय कह सकते हैं। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर 4 व्यक्ति, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय होगा। विकास के आधार पर संभावी, विकसित होता है, भंडार और संचित होता है। हम आगे देखते हैं इसका, तो देखते चलिए एको प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसका एको प्रकार क्या होता है। देखिएगा पहला हमारा जो बात आ जाता है, पहला हमारा बात जो आएगा वो क्या आएगा सो समझिएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटेंगे। संसाधन का प्रकार हम लोग देखते हैं, आप लोग समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जितना भी जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब कहता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कहता है जैविक संसाधन और क्या होता है, अजैव संसाधन। ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, वनस्पति, मत्स्य है, पशुधन है एवं अन्य प्राणी समुदाय है। यानी सिंपल परिभाषा है कि वैसा संसाधन जिसमें जीवन की मात्रा हो, जो जैव समुदाय से प्राप्त हो, जो सजीव का लक्षण पाया जाता हो। जिस संसाधन में सजीव का लक्षण पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं, समझ लेना। जैसे मनुष्य है, अब बताओ मनुष्य में सजीव का लक्षण, वनस्पति में सजीव का लक्षण, मत्स्य में है, पशुधन में है, गाय भैंस में, जितना भी प्राणी है सब कैसा संसाधन है, जैव संसाधन। यहाँ पर बोला है कि वह जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से, जीवन से होती है, सजीव से होती है, उसको हम लोग जैव संसाधन। जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से अर्थात जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य है, लकड़ी, वनस्पति है, ठीक है, अन्य प्राणी है, मत्स्य, पशुधन है। अजैव प्राणी क्या कहता है, निर्जीव वस्तु। वैसे देखो निर्जीव वस्तु समूह को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान है, धातु है, हमारे चट्टान है, धातु है, ये सब क्या, तो ये सब हमारा जैव संसाधन है। लेकिन ये सब हमारा अजैव संसाधन है। क्या है, वह निर्जीव वस्तु। जैसे चट्टान है, लोहा है, पर्वत है, जल है, ये सब अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में जो निर्जीव वस्तु होते हैं ना वो अजैव संसाधन कहलाता है। अजैव संसाधन क्या होती है, सजीव वस्तु को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। सजीव वस्तु को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं, निर्जीव वस्तु को अजैव संसाधन। बस यही दिमाग में रखना, बस दिमाग में कन्फ्यूजन है। सजीव वस्तु को जैव संसाधन, निर्जीव वस्तु को आप लोग ऑब्जेक्ट को मान लिया आपको अंतर लिखने का दे, 2 नंबर में BBI प्रश्न बना लो, कह दे जैव संसाधन अजैव संसाधन में अंतर क्या होगा। आप कॉपी में भी लिख लेना, जैव संसाधन वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। अजैव तरफ लिखेगा वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण नहीं पाया जाता उसे अजैव संसाधन। फिर कहेंगे सजीव वस्तु को जैव संसाधन कहेंगे, निर्जीव वस्तु को अजैव संसाधन। जैसे में सजीव में मनुष्य है, वनस्पति है, गाय भैंस, बकरी कर दीजिएगा। अजैव संसाधन का जैसे चट्टान है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब लोहा लग कर दीजिएगा। तो ये आपका अंतर हो गया 2 नंबर में। क्वेश्चन ज्योग्राफी बहुत आसान है, सिर्फ समझ की बात होती है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में है, दोनों भाग आपको बता चुके हैं। अगला हम लोग आप देखते हैं, अगला लेकिन जिनको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद उत्पत्ति, इसके बाद किसके, उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर चलते हैं। चलिएगा अब चलते हैं, हमारा उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। पहला है नवीकरणीय संसाधन। इसका देखो नवीकरणीय मतलब संसाधन का उपयोग करना, और नवीकरणीय मतलब नया। मतलब क्या कहता है, वैसा संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन, ये सब कैसा है, नवीकरणीय संसाधन।
वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद दोबारा भी प्राप्त किया जा सके वैसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही बोला कि वैसा जिसका भौतिक है, रासायनिक है, यांत्रिक है, प्रक्रिया द्वारा उपयोग करिए नवीकृत करना मतलब पुनः प्राप्त किया, नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जिसका उपयोग करो दोबारा प्राप्त कर लो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में सौर ऊर्जा, भी ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, आपको पूछेगा सौर ऊर्जा कैसे संसाधन है, आपसे पूछेगा कि सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है, सौर ऊर्जा कैसे संसाधन है से पूछेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर अगला पूछेगा, कहेगा बताओ जल विद्युत ऊर्जा का, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा ये सब नवीकरणीय है, एक बार उपयोग करो दोबारा मिल जाती है। उसके बाद हमारा अनवीकरणीय संसाधन होती है। अनवीकरणीय मतलब होता है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग के पश्चात पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकते उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीन को ध्यान रखिएगा। कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसका उपयोग करो और दोबारा नहीं मिला, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना होगा, ऑब्जेक्टिव में भी है, ऑब्जेक्टिव में ध्यान, ये भी है ऑब्जेक्टिव में, ये ध्यान। और प्राकृतिक गैस कौन सा है, प्राकृतिक गैस, ये तीन वो ऑब्जेक्टिव है भी है, ये अनवीकरणीय का। अनवीकरणीय का तीन ऑब्जेक्टिव लिख लेना, अगर इससे नहीं पूछेगा तो फिर बोलना, कहेगा अनवीकरणीय संसाधन में से कौन है, नवीकरणीय संसाधन कौन है, अनवीकरणीय संसाधन कौन है, कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे करके देगा, प्राकृतिक और सौर से सभी मारेगा। फिर कहेगा नवीकरणीय संसाधन कौन है, उसमें चार को ऑप्शन दे देगा। पहले देगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, और उसके बाद कोई दूसरा ऊर्जा कोयला दे देगा, तब कोयला मार दीजिएगा। सॉरी, इनमें से सभी देगा तो इनमें से सभी मारिएगा। तो एक बार फिर मोटा मोटी समझ लो कि नवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्ति किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जिसका उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इस प्रकार से नवीकरणीय अनवीकरणीय क्लियर होगा। तो अभी ने हमने उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटे, उपयोगिता के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। अब चलते हैं, हमारा क्या आता है, अब स्वामित्व के आधार पर हमारा संसाधन को देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन क्या है। सही है। अब आते हैं स्वामित्व के। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कहता है चार भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, चार भागों में। आइए अब हम देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, चार भागों में बांटा गया स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहला कहता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। कहता है ऐसा संसाधन व्यक्तिगत, और इसका नाम लो पर्सनल, निजी, निजी भी समझ सकते हो, पर्सनल भी बोल सकते हो। अब समझ में आ गया, निजी है, पर्सनल है, व्यक्तिगत है। जैसे मकान किसी खास व्यक्ति का होता है, मोबाइल किसी खास व्यक्ति का होता है। कहता है ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड है, घर है, बाग है, बगीचा है, तालाब है, कुआं है, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम लोग, अभी आपका मोबाइल आप जहाँ से देख रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा बताइए, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन कहलाया। वैसा संसाधन जिसका उपयोग क्या है, जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। तो स्वामित्व के आधार पर चार भागों में व्यक्तिगत संसाधन हो गया। तो व्यक्तिगत में हम लोग निजी, पर्सनल भी बोल सकते हैं। मोबाइल है, कुआं है, घर है, बाग है, बगीचा है, सब व्यक्तिगत होता है, खुद बनाते हैं। हमारा अधिकार है, हम अपना घर बना रहे हैं। कुआं, चापाकल, मोटरसाइकिल, ये सब कैसा संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। फिर से समझना, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होती है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला आता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, सो देखिए सामुदायिक संसाधन में क्या होता है, सो समझिएगा। कहता है ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के क्षेत्र के अधिकार के लिए होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चारण भूमि है, शमशान है, मंदिर है, मस्जिद है, मतलब वैसा संसाधन जिस पर क्या कहता है कि पूरे समुदाय का उस पर अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिस पर पूरा समुदाय का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कुआं है, मस्जिद है, शमशान घाट है, मंदिर है,
सामुदायिक भवन है, पूरे समाज उस पर करता है। कब्रिस्तान है, पूरे समाज उसमें करता है। ये नहीं कि हमारे प्रश्न है, शमशान घाट हमारा नहीं है, सब उसमें पूरा समुदाय करेगा। मंदिर है, पूरा समुदाय पूजा करता है। मस्जिद है, पूरा समुदाय पूजा करता है। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी पूरे समुदाय का, पूरा गांव का उस पर अधिकार होता है, उसे को हम लोग सामुदायिक संसाधन, नाम से ही पता चल जाता है। नाम से ही पता चल जाता है कि सामुदायिक संसाधन क्या होती है। ठीक है, नाम से ही पता चल जाता है सामुदायिक संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो वैसा संसाधन जिसमें किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव का चारण भूमि, मतलब जिस पर जानवर लोग चारण, मतलब जिस पर जानवर लोग को चराते, सब को ऐसा देखते हैं। नदी के किनारे में छतरी होता है, या किसी 10 बीघा 20 बीघा खेत परित होता है कि पहले से पूर्वजों की तरह छोटा छोड़ा आ रहा है, उस पर सब जाके काम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला फिगर के माध्यम से आप लोग भी। अगला हमारा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है वो चीज़ समझेंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन में कहता है देश, देखो देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब सड़क है या स्कूल है, कॉलेज है, ये माने वैसा संसाधन जिसका उपयोग पूरा देश करता है। अगर मान लो सड़क है, ये सड़क है तो सड़क पर उपयोग पूरा देश करेगा। दूसरा, महाराष्ट्र का आदमी आ सकता है, यहाँ का आदमी बिहार का महाराष्ट्र जा सकता है, नेपाल तमिलनाडु का आदमी आ सकता है, हम लोग जा सकते हैं। आप शमशान घाट की बात करें, वो शमशान घाट वहाँ से आएगा लेकर, आदमी नहीं लेकर आएगा। तो राष्ट्रीय संसाधन में क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग जिस पर पूरे देश का अधिकार होता है, उससे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा जरूर, आप लोग कॉपी में नोट्स जरूर बनाएगा। हम एक से चैप्टर बाय चैप्टर करते चले जाएंगे। पूरा जितना थ्योरी है थ्योरी करेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या था, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर छोड़कर खुले महासागर, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। कहता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होती है, वैसा संसाधन जिस पर अधिकार पूरा देश, पूरे विश्व उसका, जैसा महासागर है, अब बात ही महासागर है, इससे कहता है ना 200 किलोमीटर छोड़ दिया जाए, 200 किलोमीटर होकर बाद जो भी महासागर है ना, उस पर सभी का अधिकार, सभी उसकी रक्षा कर, उस पर सभी का अधिकार है। वैसा संसाधन जिस पर पूरा देश उपयोग करता है, पूरा देश उस पर अधिकार जमाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। भारत भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा, अमेरिका भी करेगा, तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो राष्ट्रीय में क्या होता है, वैसा संसाधन जिसका अधिकार पूरा देश का कहता है। देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में क्या कहता है, वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करते हैं। जैसे WHO क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका देख रेख सभी लोग करता है ना। बहुत ऐसी संस्था है जो जिसका उपयोग सब देश करता है, जिसका अधिकार सब देश करता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं। चलिएगा, अब यहाँ पर समझते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सब्जेक्टिव है कि 200 किलोमीटर समुद्र क्षेत्र से खुले महासागर को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। स्कूल कॉलेज राष्ट्रीय संसाधन है, समुद्र वगैरह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ये देखो राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है, यहाँ पर स्कूल है, कॉलेज है, सड़क है, राष्ट्रीय संसाधन का। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का समुद्र है, सबके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। ठीक है, अब चलते हैं। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। कल हम बात करेंगे किस पर, कल हमारा जो बात होगा वो स्वामित्व के आधार, विकासशील के आधार पर होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। कल फिर इसका 2 क्लास में पूरा पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। संसाधन और उसका उपयोग जो है ना 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा। पहला क्लास में हमने इतना बात कर चुके हैं, दूसरा क्लास वैसे एक ही क्लास में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, समझिएगा, और जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो लिखने का काम जरूर करिएगा। उससे आपका स्पीड, हेड राइटिंग वगैरह बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक यहीं तक रखते हैं क्लास। आप इतना समझिए, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है।